हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, जो इसके थियरी, कंसेप्ट एंड जो डिबेट्स रहने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है, इसके कंसेप्ट्स क्या हैं, किन किन फ़िलोसोफर्स ने इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे उनके सॉल्यूशंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देखकर आप अपने आंसर राइटिंग के और क्वेश्चंस का जो लेवल वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख लीजिए, पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर का। इसमें टोटल आपको 4 यूनिट्स आपको कवर करनी होंगी, जिसमें सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि सबसे पहला जो यूनिट बताया गया है कि IR इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट का ओरिजिन क्या कहाँ से हुआ है, और रीडिंग ऑफ बिग बैंग्स थियरी क्या है, इसके अलावा ब्रिंगिंग इन डिकोर्डेंस अकाउंट्स क्या है। यूनिट सेकंड यहाँ पे आपका थियरीज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, जिसमें आपका मार्क्सिज्म और ये क्वेश्चंस कार्ल मार्क्स का जो है पूछा जाता है, और फेमिनिज्म से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कंसेप्ट आपका थर्ड यूनिट है। फोर्थ यूनिट आपका जो है एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज है, जिसमें आपका ग्लोबल IR और रिलेशनल टर्न, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसकी उत्पत्ति और विकास की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जहाँ कहीं पर भी आपको किसी भी क्वेश्चंस में आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई भी वर्ड आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, बताना, उसकी परिभाषा लिखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो है परिभाषा दी गई है। बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, जिसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जो राष्ट्रों और देशों के बीच के संबंध का अध्ययन करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें किसी आप एक देश के या अपने देश के किसी अन्य देशों का अध्ययन करते हैं। और ये एक बहुआयामी विषय होता है, मल्टी जो होते हैं इसके क्षेत्र होते हैं, विषय होते हैं। इसमें विभिन्न संप्रभु राज्य जो सॉवरेन स्टेट्स होते हैं, इनके रिश्तों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे गैर सरकारी संगठन हैं, जैसे रेड क्रॉस, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां MNCs हैं, जैसी संस्थाओं के साथ भूमिका का विश्लेषण किया जाता है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ में कई सारी कंट्रीज़ हैं, और उन कंट्रीज़ को लेकर और उन सभी देशों को लेकर कहीं ना कहीं एक ऐसी योजना बनानी पड़ती है, उनके साथ ऐसा रिलेशन बनाना पड़ता है ताकि आपके देश में वो लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें। ना केवल इन्वेस्ट करें बल्कि ऐसे कई सारे नीतियाँ, ऐसे पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पढ़ना होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे किसके बारे में बताया गया, सरल शब्दों में इस बात का अध्ययन करें कि एक देश के दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है, युद्ध क्यों करते हैं, शांति और सहयोग कैसे स्थापित करते हैं। ये सारे के सारे आपका विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में आता है। अब इसके अध्ययन के मुख्य जो है विषय कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो एक देश दूसरे देश के साथ क्या क्या होता है कि युद्ध और शांति होती है, जिसमें राष्ट्रों के बीच संघर्ष और उनके समाधान के कारण होते हैं। कई सारी एक्सरसाइज की जाती हैं एक देश के साथ दूसरे देश के साथ, सिम्बैक्स एक्सरसाइज है, ऐसे कई सारी एक्सरसाइज होती हैं जो कि यहाँ पे एक देश दूसरे देश के साथ करता है। विदेश नीति, जिसमें एक देश अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है, और यहाँ पे किस तरह से भारत अपने देश के हितों के, अपने लोगों के हितों को बढ़ा सकता है, और उसको भारत को पता है किन किन देशों के साथ कैसा संबंध बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में यहाँ पे आप देखेंगे वे नियम और संधियाँ जो देश के व्यवहार को नियंत्रित करती हों। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसमें व्यापार, वित्त और वैश्विक बाजार का अध्ययन हो। शक्ति संतुलन में वैश्विक स्तर पर जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति का संतुलन कैसा है। इसके अलावा वैश्वीकरण, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दुनिया भर के देशों में एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत जो है पूरा का पूरा एक मार्केट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो कंट्री है, जो आबादी वाला जो देश है वो क्या है, अपना प्यारा भारत है। तो यहाँ पे सारे लोग जो हैं इसे एक बाज़ार के रूप में देखते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी यहाँ पे प्रोडक्ट जो हैं बेचे जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश को लेकर हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यहाँ पे उत्पत्ति और विकास को देखेंगे।
अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इसकी उत्पत्ति और विकास किस तरह से होता है। ये केवल जो इंटरनेशनल रिलेशन ये केवल आज के टाइम पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई हज़ारों वर्ष पहले भी आपको जो है हर कहीं ना कहीं अपने जो अर्थशास्त्र कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। आज के टाइम पे तो हम स्टेट पढ़ते हैं, कंट्रीज़ पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो प्रांत होते थे, राज्य होते थे, उनके बीच में काफ़ी संबंध के बारे में आपको इनकी बुक जो है कौटिल्य, इनकी बुक में अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेगा। तो 20वीं सदी में भी काफ़ी इसके जो है किस्से देखने को आपको मिलते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको निम्न चरणों में बताया गया। जैसे सबसे पहले आपका प्रारंभिक जड़ या फिर आपका वेस्टफेलिया की संधि जो कि 1648 में हुई थी। इससे क्या पता चलता है कि जो 1648 की वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, इससे माना जाता है कि यहाँ पर जो है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इसकी यहाँ पर नींव पड़ी थी 1648 में। और इस संधि ने यूरोप में 30 वर्षों से जो चले आ रहे धर्म थे, इसको युद्ध को समाप्त किया था और आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली जो नेशन स्टेट सिस्टम है, इसकी भी यहाँ पे नींव रखी थी। इस संधि ने संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित किया था, जिसका अर्थ ये होता है कि राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च है और कोई बाहरी शक्ति उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मूल सिद्धांत है। दूसरा क्या है कि एक अकादमिक विषय के रूप में उत्पत्ति प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक अध्ययन के विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का औपचारिक जन्म जो है ऑफिशियली यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद होता है, जो कि 1914 से लेकर 1980 के विनाशकारी परिणामों के बाद होता है। और इस युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था और विद्वानों द्वारा राजनेताओं को इस सोचने पर मजबूर किया था भविष्य में इस युद्ध को कैसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर और यहाँ पे आपका यूएसए जो कि यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम पे एक देश कहीं ना कहीं दूसरे देश के साथ जुड़ के जो है उन युद्ध में शामिल हो रहे थे, जो कि भारत ने शामिल नहीं हुआ, गुटनिरपेक्षता की यहाँ पे नीति अपनाई थी। तो ये यहाँ पे आपको इंटरनेशनल रिलेशन में सारी चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ती है। 1999 में जो वेल्स विश्वविद्यालय था, इन्होंने ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया की पहली जो है एक पीठ स्थापित की थी, जिसे हम वुडरो विल्सन चेयर का नाम से जानते हैं। इसी शुरुआती दौर में आदर्शवाद जो आपका आइडियलिज्म है, इसका भी दौर कहा जाता है, क्योंकि इसमें आदर्शवादियों का मानना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, जो नैतिक मूल्य हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हम लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से युद्ध को हम रोक सकते हैं और राष्ट्रों के बीच हम सहयोग को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यथार्थवाद का उदय जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक हुआ था। इसके बाद यहाँ पे जो है इसकी कुछ जड़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। यथार्थवाद क्या है, एक नई प्रभावशाली एक विचारधारा होती है जो कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप से शक्ति के बीच में संघर्ष है। और वे मानते थे, जो यथार्थवादी थे वो मानते थे कि जो राष्ट्रीय हित है ये सबसे ऊपर है, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है। सबसे जो सर्वोपरि धर्म है वो राष्ट्रहित यहाँ पे इनमें माना जाता था, जो यथार्थवादी होते थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी केंद्रीय सत्ता ना होने के कारण देश अपनी सुरक्षा के लिए केवल सैन्य और आर्थिक शक्ति पर ही भरोसा कर सकता था। चौथा जो पॉइंट है, ये शीत युद्ध का दौर था जो कि 1945 से लेके 1991 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो महाशक्तियों में बट गई थी। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो वैचारिक संघर्ष थे वो विभाजित हुए थे। कोल्ड वॉर कह लीजिए या फिर शीत युद्ध कह लीजिए, जिसमें बिना हथियारों के लड़ाई होती थी, केवल यहाँ पे विचारों का और भावों का जो यहाँ पे दौर होता था, इनमें यहाँ पे युद्ध चलता था। और इसके अलावा इस दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे उसका भी यहाँ पे आपको अध्ययन देखने को मिलता है कि परमाणु हथियार की दौड़ और शक्ति के बिना जो एक देश दूसरे देश को किस तरह से अपनी विचारधारा से प्रभावित करता था, वो यहाँ पे बताया गया है, जिसमें यहाँ पे आपका नव यथार्थवाद है और नव उदारवाद है। इन सिद्धांतों के विकास का भी इसी टाइम पे आपको देखने को मिलता है। अब शीत युद्ध के बाद जो है समकालीन युग आता है जो कि 1991 से अभी तक चल रहा है, जिसमें आपका ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण यहाँ पे होता है। सोवियत संघ जब 1991 में यहाँ पे विघटित हुआ, जो कि यहाँ पे अलग हो गया था, तो इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसकी स्वरूप जो है पूरी तरह से बदल गई थी, क्योंकि यहाँ पे वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है तेज़ हुई थी। इंडिया ने अपने मार्केट जो है सभी कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे खोल दिए थे और गैर राज्य जो करताएँ होते हैं जैसे आतंकवादी समूह, बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनका भी जो है कहीं ना कहीं महत्व बढ़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका अध्ययन जो है काफ़ी
बड़ा दायरा होता है। यहाँ पे केवल एक कंट्री नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सभी कंट्रियों को अध्ययन करना पड़ता है, उनके पर्यावरण, उनके मानवाधिकार, वैश्विक गरीबी, महामारी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको देखने को मिलती हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये केवल एक ध्रुवीय नहीं है, बहुध्रुवीय विश्व का अध्ययन करता है। ये सभी तरीके से कि जैसे अमेरिका है, चीन है, रूस है, भारत है, यूरोपीय संघ है, ये कई शक्तियाँ होती हैं जो कि वैश्विक मंच पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अमेरिका जो है, चीन, रूस, भारत, ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और हर एक आंसर के बाद आप सभी को अपने आंसर में कंक्लूज़न ज़रूर लिखना है कि उसका मतलब क्या है। कंक्लूज़न में यहाँ पे अभी तक आपने जो भी अपने आंसर में लिखा है, जो भी आपने अभी जाना, उसको यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपके आंसर शीट में ज़्यादा पेजेस हैं तो वो यहाँ पे आप 5 से 10 पेजेस में, 5 से 10 लाइन में यहाँ पे आप जो इन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इनका कंक्लूज़न क्या रहा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सेकंड, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिग बैंग क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो उपनिवेशवादी समझ है इसकी आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उपनिवेशवाद के टाइम पे इसकी क्या समझ थी, और यहाँ पे आपको आलोचना करनी है, इसका मूल्यांकन करना है। आलोचना का मतलब ये होता है कि आपको क्रिटिसाइज़ करना है, इसमें जो कमियाँ थी, सीमाएँ थी, वो यहाँ पे आपको बतानी है, और बाद में उन सीमाओं और उन कमियों का मूल्यांकन करना है कि हम उनको किस तरह से सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बिग बैंग क्या है। इससे पहले यहाँ पे आपको थोड़ी सी 2-3 लाइनों में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की डेफिनेशन दे देनी है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में बिग बैंग कोई एक औपचारिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक रूपक है जिसका प्रयोग उन 2 ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें पारंपरिक रूप से इस विषय की उत्पत्ति का निर्णायक क्षण माना जाता है। ये 2 बिग बैंग हैं जो कि यहाँ पे आपका 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। इसमें यहाँ पे सबसे पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वास्तविक या मौलिक बिग बैंग माना जाता है। इस संधि ने यूरोप में चले लंबे धार्मिक युद्धों को समाप्त किया और आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली को जन्म दिया। इसमें संप्रभुता के सिद्धांत की स्थापना की, जिसका अर्थ है कि राज्य अपनी सीमाओं के भीतर ही सर्वोच्च और उसके आंतरिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। इसी घटना को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की हम शुरुआत मान सकते हैं। और एक यहाँ पे आपका 1990 में जो कि विश्व की अकादमिक स्थापना हुई थी, इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अनुशासनात्मक जो कि आपका डिसिप्लिनरी बिग बैंग कहा जाता है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता के बाद जो है भविष्य में इसे संघर्षों को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसका बिग बैंग क्या है, ये कोई एक थ्योरी नहीं है, कोई एक सिद्धांत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी या जो बिग बैंग है ये आपका 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, वेस्टफेलिया संधि में सिंपल सा ये कोई एक वास्तविक या मौलिक बिग बैंग की तरह है, जो कि यूरोप में जो लंबे समय तक युद्ध हो रहे थे उसको समाप्त करने के लिए जाना जाता है। और उसी टाइम पे जो संप्रभुता का सिद्धांत है ये भी यहाँ पे सामने आया था। संप्रभुता का मतलब भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। और दूसरा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद यहाँ पे जो आपका अनुशासनात्मक जो कि यहाँ पे आप देखेंगे अकादमिक थी, इसकी स्थापना हुई थी, जिससे आगे चल के कोई भी ऐसा युद्ध ना हो सके, उसके लिए यहाँ पे ये जो है बिग बैंग का जो सिद्धांत कह लीजिए ये यहाँ पे सामने आया था। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आलोचनात्मक दृष्टिकोण। हाल के वर्षों में विद्वानों ने इन दोनों बिग बैंग की धारणा को एक मिथ मान के कहकर चुनौती दी है। उनका तर्क ये है कि ये एक अति सरलीकरण है। संप्रभुता और राष्ट्र राज्य की जो व्यवस्था है ये 1648 में अचानक प्रकट नहीं हुई थी, बल्कि ये सदियों की क्रमिक विकास का ही परिणाम है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 1648 से काफ़ी पहले कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र बुक हैं उस टाइम पे भी आप देखेंगे तो इनके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह लीजिए, इसका जो महत्व था, इनके जो एक राज्य दूसरे राज्य पे जो डिपेंड करता था उस टाइम पे भी उनकी बात कही गई है। इसी तरह से 1919 से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो गहन विचार विमर्श होता रहा है। और ये बिग बैंग जो है एक मिथक की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये विश्व की उत्पत्ति को पूरी तरह से यूरोपीय अनुभव पर केंद्रित कर देता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो बिग बैंग है ये किस तरह से आपको एक मिथिक लगता है, एक मिथ लगता है, इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे भी आप ये क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उपनिवेशवादी समझ का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे। सबसे पहले उपनिवेशवादी समझ क्या है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो उपनिवेशवादी समझ एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है जो ये तर्क देता है कि IR का जो पारंपरिक अध्ययन यूरोप केंद्रित था, जो कि यूरोप में केंद्रित था, यूरोप के आधार पर केंद्रित था, धर्म के आधार पर यह माना जाता था कि इंटरनेशनल रिलेशन के जो मुख्य सिद्धांत हैं यथार्थवाद है और उदारवाद है। केवल यही दो मुख्य सिद्धांत जो उस टाइम पे माने जाते थे, और जो अवधारणाएं जैसे संप्रभुता है, सुरक्षा है, ये आपका यूरोपीय इतिहास और दर्शन पर ही आधारित था और उन्हें पूरी दुनिया पर जो है सार्वभौमिक सत्य के रूप में लागू कर दिया गया था, बिना इसके कोई मतलब के कि यथार्थवाद उदारवाद का इनका जो मेन मोटिव है केवल यूरोप से ही जन्मा है। और यहाँ पे आप देखेंगे उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के मुख्य तर्क क्या कह रहे हैं। उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत, ये दृष्टिकोण केवल जो है उपनिवेशवाद को एक ऐतिहासिक घटना नहीं मानता, बल्कि उपनिवेशवाद की बात करता है कि उपनिवेशता का अर्थ क्या है कि ज्ञान और शक्ति और सामाजिक संबंधों की वे संरचनाएं जो उपनिवेशवाद के समाप्त होने के बाद भी बनी हुई हैं और वैश्विक शक्ति असंतुलन को कायम रखती हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि ज्ञान का उपनिवेशीकरण करना, जिसमें इसका मतलब ज्ञान के उत्पादन में पश्चिमी एकाधिकार को चुनौती देना, और ग्लोबल साउथ जिसमें आपका एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो जितने भी देश थे उन विचारों, अनुभवों और दृष्टिकोण को हाशिए के केंद्र में लाने की वकालत करना। जब ये यहाँ पे आपका 1991 जबकि यहाँ पे उपनिवेशवाद हुआ था, तो उस टाइम पे केवल जो पश्चिम देश थे उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता था, बेस्ट माना जाता था। उनके विचारों की तुलना में जो अन्य देश के विचार थे उनको यहाँ पे नगण्य माना जाता था। और मौजूद सिद्धांतों की आलोचना यहाँ पे आप देखेंगे तो यथार्थवाद, उदारवाद जैसे सिद्धांतों की आलोचना करता है, क्योंकि वह शक्ति और राज्य की अपनी समझ में नस्ल साम्राज्यवाद और जो सांस्कृतिक वर्चस्व है इसके प्रभाव को देखा करता था। मेन इनका यही मानना था कि हमारे यहाँ पे केवल यथार्थवाद, उदारवाद जैसे सिद्धांत काफ़ी अच्छे हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पे आप देखेंगे तो जो उपनिवेशवादी दृष्टिकोण है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसके अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसके लिए कुछ सीमाएं हैं और कुछ आलोचनाएं हैं। जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे सकारात्मक पक्ष क्या पड़ता है कि समावेशिता को बढ़ाता है। इसमें IR को अधिक समावेशी बनाने में मदद की है और इन आवाज़ों दृष्टिकोणों का मंच प्रदान किया जिसे लंबे समय तक नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐतिहासिक अन्याय पर प्रकाश डालता है। उस टाइम पे जितने भी असमानताएं होती थी, नस्लवाद था, ऐतिहासिक स्रोतों का उजागर था, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर उजागर किया था और पारंपरिक जो सिद्धांत थे उनको भी यहाँ पर अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। इसके अलावा आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना, इसमें जो विषय होते थे यूरोपीय पूर्वाग्रह को ये आत्मचिंतन करने पर मजबूर करते थे। इनकी जो अवधारणाएं थी उनको फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अलावा आलोचनात्मक पक्ष और जो यहाँ पे सीमाएं हैं ये यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी तक यहाँ पे हमने जो उपनिवेशवाद पढ़ा जो उस टाइम पे था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसकी क्या आलोचनात्मक पक्ष हो सकते हैं, इसकी क्या सीमाएं हो सकती है। सबसे पहला कि अति सरलीकरण का जोखिम, जो कि यहाँ पे जितने भी आलोचक थे इनका ये मानना था कि पश्चिम और जो गैर पश्चिम के उस टाइम पे देश थे ये केवल दो आधारी जो है भाग में बटे हुए थे, जिसमें पश्चिम और ग्लोबल साउथ दोनों के भीतर की जटिलता और जो विविधता है ये नज़रअंदाज कर दी जाती थी। उस टाइम पे केवल पश्चिमी देशों को ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाता था। और जो राष्ट्रवादी राजनीति है इनके द्वारा संयोजन कोऑपरेशन किया जाता था, जो कि यहाँ पे एक बड़ा खतरा रहता था, क्योंकि उपनिवेश भाषा का इस्तेमाल केवल जो है राष्ट्रवादी और सत्तावादी शासनों द्वारा ही किया जा सकता था। और ये बाहरी आलोचना को जो है साम्राज्यवाद, हस्तक्षेप और आंतरिक असंतोष को भी जो अपर्याप्त रूप से उपनिवेशित कहकर खारिज कर दिया जाता था। जो अन्य देश थे जैसे ग्लोबल साउथ जिसमें आपका दक्षिण अफ्रीका है, ये जितने भी कंट्रीज़ थी इनके यहाँ पे जो महत्वाकांक्षाएँ होती थी इनको यहाँ पे खारिज कर दिया जाता था और सिद्धांत के जो मूल मुक्तिवादक थे उनके उद्देश्य को विरोध किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे आपका रोमानीकरण की प्रवृत्ति है, व्यवहारिकता अनुप्रयोग की चुनौती है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष में कंक्लूजन में आपको शॉर्ट पॉइंट में लिख देना है। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन की वंशावली का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो अनुशासन की वंशावली है इसका मतलब क्या रहता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन के जो इसके आंसर यहाँ पे आप देखिए
कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो कि अनुशासन की वंशावली का आलोचनात्मक विश्लेषण करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ये औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्र के बाद भी काफ़ी वर्षों तक यहाँ पे आपको फैली पड़ी हैं। तो इनके जो आलोचनात्मक या जो वंशावली है, इनके वंश के जो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको कि क्या क्या चीज़ें किस टाइम पे हुई है, वो काफ़ी पहले भी यहाँ पे घटित हो चुकी हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व 1947 से पहले, जो कि आपके प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें औपनिवेशिक विरासत और कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व था। इसमें आप इसका उद्भव देखेंगे, उद्भव किस तरह से हुआ है कि पश्चिमी दुनिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अलग अनुशासन के रूप में उभरे थे, जिसका उद्देश्य केवल युद्ध को कारणों को समझना था और शांति स्थापित करना था। इसके अलावा भारत में इसके अध्ययन जो है मुख्य रूप से कूटनीतिक इतिहासों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व राजनीति के रूप में यूरोपीय केंद्रीय दृष्टिकोण का माध्यम से किया गया था। उस टाइम पे जितने भी लोग थे वो वेस्टर्न को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते थे, उनके विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटिश प्रभाव था, जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी जो पश्चिमी मॉडल है ये भी यहाँ पे आधारित थे। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती थी। भारतीय विद्वानों का योगदान था, हालांकि कुछ ऐसे भी भारतीय थे जिन्होंने इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और भारत की भूमिका के स्तर पर काफ़ी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एम संप्रू और ए अप्पादुराई जैसे विद्वानों ने जो भारतीय राजनीतिक विज्ञान संघ के IPSA के जो माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की थी। 1939 में IPSA का जो पहला सम्मेलन था ये वाराणसी में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? IPSA के वाराणसी में आयोजित हुआ था, जो कि नेचर ऑफ सॉवरेटी इंडियंस इन सिलोन और यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंटरनेशनल पीस थ्रू टेक्निकल कॉरपोरेशन बिटवीन नेशंस जैसे विषयों में शामिल किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको आलोचनात्मक विश्लेषण दे देना है, इसकी क्या कमियाँ थी, क्या चीज़ें थी। इस चरण में एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था इसका अध्ययन अभी भी जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता था। इनका किस माध्यम से कहा जा सकता था कि हाँ एक देश दूसरे देश से स्वतंत्र है, क्योंकि उस टाइम पे जो वेस्टर्न लोग थे उनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं उनसे पूरा देश यहाँ पे प्रभावित था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस टाइम पे भी जो पूरा का पूरा आपको अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसका यहाँ पे असली महत्व यहाँ पे नहीं समझा जाता था। अब यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद का युग जो कि आदर्शवाद है यथार्थवाद का द्वंद्व, जो कि 1947 से लेकर 1980 के दशक में चला था। अब यहाँ पे नेहरूवादी जो कि आदर्शवाद और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को फॉलो करते थे। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे भारत की जो विदेश नीति थी ये जवाहरलाल नेहरू के आदर्शवादी दृष्टिकोण का काफ़ी इनका ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था, जिसमें गुटनिरपेक्षता, शांति से अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर इन्होंने जोर दिया था। इस अवधि में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे इनका अध्ययन अक्सर जो भारत की विदेश नीति थे उनके सिद्धांतों के अनुरूप ही होता था। दूसरों को देखकर जो है यहाँ पे जो अपनी भारतीय विदेश नीति थे इनको यहाँ पे उस तरह से अनुरूप दिया जाता, उस तरह से इनका स्वरूप किया जाता था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक शांति की भूमिका पर भी बल दिया जाता था। अब यहाँ पे यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य का उदय होता है, जो कि चीन में यहाँ पे आप देखेंगे 1962 और पाकिस्तान के साथ साथ जो बार होने संघर्ष किया था, और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी इनकी आवश्यकता को भी उजागर करता था। चीन का यहाँ पे आपको पता ही है क्राइटेरिया क्या है कि किस तरह के इनके यहाँ पे उदार जो विचार है चीन वालों को कैसा रहता है। विद्वानों ने शक्ति और राष्ट्रीय हित जैसे यथार्थवादी अवधारणाओं को यहाँ पे ध्यान दिया। इसके अलावा संस्थानों का विकास हुआ और रचनात्मक विश्लेषण हुए। कुछ ऐसे भी चीज़ें यहाँ पे थी जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस में कई सारी संस्थानें थी जिनको स्थगित करके, जिनको स्थापित करके जो है किस तरह से एक देश या किस तरह से किसी संस्था दूसरी संस्था के साथ मिलकर किसी देश के इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करती थी, वो इन संस्थानों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भी जो है नीति विज्ञान और सरकार की जो सेवाएँ थी केवल उन पर यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया था। जो भी यहाँ पे सरकार की विदेश नीति थी इसके एजेंडा इसके ऊपर प्रभावित थी और इनको भी कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती को प्राप्त करती थी। अब तीसरा पॉइंट ये है कि वैश्वीकरण और बहुध्रुवीयता का युग था, जो इसमें आपका विस्तार और विविधीकरण हुआ 1990 के दशक से वर्तमान तक। अभी तक यहाँ पे आप देखेंगे तो उदारीकरण और जो भू राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं 1990 के दशक में, इस टाइम पे भी जो भारत में उदारीकरण और जो शीत युद्ध के बाद जो वैश्विक परिवर्तन हुए थे इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो अनुशासक थे, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था इसका जो मतलब था, इसका महत्व था, इसकी एक नई दिशा मिली थी।
जिसमें इसके जितने भी आर्थिक कूटनीतिक थे, वैश्विक शासन थे, गैर राज्य वितरक थे, परिवहन जैसे कुछ ऐसे विषय थे जो अंतर्राष्ट्रीय के संबंध को लेकर यहाँ पे उजागर किए गए थे। इसके अलावा सिद्धांतों का विविधीकरण यहाँ पे आप देखेंगे, जिसमें यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें आपका उत्तर उपनिवेशवाद है, कुछ ऐसे भी यहाँ पे रचनावाद है। इसके अलावा सिद्धांतों को लागू करने के बजाय कुछ रचनावाद, महत्वपूर्ण सिद्धांत और उत्तर उपनिवेशवाद, कुछ ऐसे यहाँ पे दृष्टिकोण थे जिनका हमने पता लगाया था। और भारतीय परिप्रेक्ष्य का विकास होता है इसमें। भारतीय विद्वानों ने ये एशियाई यथार्थवाद और या फिर भारतीय दृष्टिकोण, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य का जो विकास है किस तरह से होता है, भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा, ये यहाँ पे अपने अनुभवों के हिसाब से लिख सकते हैं। और चाणक्य का क्या दृष्टिकोण था अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर, ये भी इसकी 2-3 लाइनें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन और इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, जिसमें यहाँ पर रचनात्मक और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे इसके भीतर कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जैसे दक्षिण एशिया है, पूर्वी एशिया है, कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र थे जहाँ पर परमाणु प्रसार, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ये कुछ विशेषता यहाँ पे जो है इनकी बड़ी थी। तो आलोचनात्मक विश्लेषण में यहाँ पे इस अवधि में केवल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस तथ्य से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अध्ययन में जो विविधता काफ़ी हुई है और इसमें काफ़ी आलोचनाएं बनी हुई, क्योंकि यहाँ पे जो सिद्धांत दिए गए थे काफ़ी विभाजनाकृत थे, जो कि यहाँ पे ऐसे भी कई सारे सिद्धांत हैं जिनमें नीति निर्माण में और जो यहाँ पे आपका सिद्धांत है इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता था। और अकादमिक शोध जो थे ये नीतिगत निर्णयों पर भी सीधा प्रभाव कम डालते थे। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे पश्चिमी प्रभुत्व लिख सकते हैं, जिसमें कि भले ही जो भारतीय विद्वान थे स्वदेशी सिद्धांतों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन जो मोस्ट कंट्रीज़ थी वो कहीं ना कहीं पश्चिमी प्रभुत्व में रहती थी और भारतीय विद्वान जो थे कि पश्चिमी सिद्धांतों के साथ संवाद करने के लिए मजबूर इनको होना पड़ता था। और अनुसंधान और फंडिंग की भी कमी थी और अंतर्विषयक दृष्टिकोण का भाव यहाँ पे आप देखेंगे तो जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है स्वाभाविक रूप से अंतर्विषयक है, भारत में कई विभागों में अभी भी जो है अंतर्विषयक सहयोग की काफ़ी कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। कंक्लूजन में आप इसका एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। राष्ट्रीय यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं शास्त्रीय से, और हैंस जे मॉर्गेंथ्यू के जो यथार्थवाद सिद्धांत हैं इसके 6 सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण यहाँ पे आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके, जो आलोचनात्मक या जो सिद्धांत वाले क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर पढ़ के जाना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो यहाँ पे आपको थोड़ी सी डेफिनेशन दे देनी है था अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और शास्त्रीय यथार्थवाद क्या होता है, इसके जो सिद्धांत इसके बारे में आपको बताना है कि जो शास्त्रीय यथार्थवाद होता है इस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो एक मुख्य रूप से शक्ति संघर्ष के रूप में देखा जाता था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आदर्शवादी दृष्टिकोण थे ये विफलताओं के जवाब से उभरा था और ये माना जाता था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है ये केवल संस्थानों के माध्यम से ही शांति प्राप्त कर सकता है। और जो शास्त्रीय यथार्थवाद है इनका मानना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मूल कारण है ये मानव स्वभाव है, मानव में इनका जो शांति है, इनका जो भी विचार थे ये मानव में ही निहित रहेंगे। और जो सिद्धांत है केवल तर्क देता है कि जो मनुष्य स्वाभाविक रूप से व्यक्ति है, स्वार्थी है और शक्ति भूखा और प्रभुत्व प्रभावित करने वाला जो है इच्छा से प्रेरित करता है। चूँकि जो राज्य है इनके द्वारा मानव द्वारा संचालित होता है, तो राज्य में भी ऐसे लोग जो इन राज्यों या प्रांतों को जिनका संचालन करेंगे तो उनमें भी यहाँ पे मानवीय प्रवृत्ति आपको देखने को ही मिलेगी। परिणाम स्वरूप जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे आपके संबंध रहेंगे इनमें भी जो मानवीय प्रवृत्ति है वो भी आगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हैंस जे मॉर्गेंथ्यू जो थे इनका यहाँ पे जो यथार्थवाद का सिद्धांत है ये क्या कहता है ये भी यहाँ पे आपको बता देना है। इनका माना जाता था कि जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, इसमें इन्होंने जो यथार्थवादी सिद्धांत के कुल 6 सिद्धांत बताए हैं। यथार्थवादी सिद्धांत के पहला जो सिद्धांत है यह आपका राजनीतिक वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा शासित होता है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में होती हैं। जितने भी यहाँ पे राजनीतिक कानून होते हैं आप सभी को पता है, जितने भी यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं वो मानवीय अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से यहाँ पे बनाता है और बाद में अपने ही जो यहाँ पे भाव होते हैं या अपने ही जो स्वभाव होता है उसके हिसाब से यहाँ पे परिवर्तन की भी कोशिश करने की भी करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें मानव स्वभाव पे जो अधिक जोर दिया जाता था और स्वभाव को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी पहलुओं के लिए भी एकमात्र और प्राथमिक स्पष्टीकरण मानना अत्यधिक जो है सर रहता था। और जो यहाँ पे वैज्ञानिक रहता था मानव स्वभाव जैसे धारणा को मापना या सत्यापित करना जो है काफ़ी मुश्किल रहता है और यह का वैज्ञानिक और अनिश्चित आधार बन जाता है। परिवर्तन की जो अपेक्षा रहती है काफ़ी कम रहती है, काफ़ी कम देखने को मिलता है। राष्ट्रीय हित को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है।
जो दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय शक्ति जो है, राष्ट्रीय हित, इसको शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। सिद्धांत ये कहता है मॉर्गेंथ्यून के अनुसार राज्यों का जो प्राथमिक लक्ष्य होगा वो हमेशा राष्ट्रीय हित को लेकर होगा, चाहे वो विशेष शक्ति जो है, पावर जो हो, उसी के संदर्भ में इसे परिभाषित किया जाता हो। राज्य को किस तरह से रहना चाहिए, उनको किस तरह से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, उनको क्या क्या शक्तियाँ, उनको बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस सिद्धांत के सेकंड पॉइंट में बताई गई हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण इसका देखेंगे। इसमें शक्ति की जो परिभाषा है वो आलोचकों द्वारा जो है पूछा गया है, तो ये सही ढंग से इसका जो अर्थ है वो यहाँ पे नहीं निकाला गया है कि शक्ति किसके पास होना चाहिए, सैन्य हाथों में होना चाहिए, आर्थिक शक्ति है, सांस्कृतिक प्रभाव है, शक्ति का यहाँ पर कुछ अच्छी तरह से विवरण नहीं किया गया है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में हितों का संकुचन दृष्टिकोण है। अगर यहाँ पे जो शक्ति हो, अगर हम केवल सैन्य शक्ति को अगर यहाँ पे अधिक बल दें तो जो बाकी वर्ग रह जाएगा उनका यहाँ पे किस तरह से दृष्टिकोण रहेगा, उनको किस तरह से यहाँ पे संकुचित किया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं। सहयोग की अनदेखी देखेंगे, और जब यहाँ पे सारी पावर अगर हम सैन्य के हाथों में दे दें तो सारी चीज़ें यहाँ पे हाथों में आने की वजह से जितने भी अन्य वर्ग रहेंगे उनमें सहयोग की भावना जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जो है काफ़ी कम संभव हो पाएगा। राष्ट्रीय हित की जो है कोई निश्चित सार्वभौमिकता परिभाषा नहीं रह पाएगी, और इस सिद्धांत के यहाँ पे बताया गया है। ये आलोचनात्मक विश्लेषण दिया गया इस पॉइंट का, तीसरे पॉइंट का। और असंगठित की संभावना कुछ ये फोर्थ पॉइंट है, जिसमें आपका राजनीतिक कार्यों का नैतिक महत्व होता है, लेकिन जो सार्वभौमिक नैतिक होते हैं इस सिद्धांतों को राज्यों पर लागू नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। जितने भी नैतिक वैल्यूज़ होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, उनको ये तो सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन इनको हम किसी स्पेसिफिक स्टेट के जो कानून होते हैं उनमें यहाँ पे हम लागू नहीं कर सकते हैं। और जो मॉर्गेंथ्यू इनका ये बात स्वीकार करना था कि जो राजनीतिक कार्य हैं ये नैतिक चिंताओं से मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन उनका तर्क जो है एक राज्य के लिए आवश्यक नैतिक मूल्य व्यक्तिगत नैतिकता से भिन्न होते हैं। राज्य का यहाँ पे जो कार्य का मूल्यांकन होता है वो नैतिकता के आधार पर नहीं किया जाता, क्योंकि ये व्यक्तियों पर लागू होते हैं, बल्कि इस राष्ट्र के हित के आधार पर किया जाता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखेंगे यहाँ पे, तो नैतिकता का जो है, नैतिकता से पलायन होता है। मॉरल वैल्यूज़ को यहाँ अगर हम ध्यान नहीं देंगे, मानवाधिकार के जो है अधिकार उनको यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, तो उनके जितने भी मानव है उनके अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन होगा, और कहीं ना कहीं उनके जो हित है वो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। अनैतिक नीतियों का औचित्य रहेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थानों की उपेक्षा रहेगी। जितने भी कानून या जितने भी संस्थान बने हैं उनका यहाँ पे फिर कोई भी महत्व नहीं रह पाएगा। किसी विशेष राष्ट्र के नैतिक आकांक्षाओं को सार्वभौमिक नैतिक कानूनों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जितने भी किसी विशेष राष्ट्र हैं इनके जितने भी नैतिक आकांक्षाएं हैं, उनके जो सार्वभौमिक नैतिक कानून हैं उनको हम सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अगर कोई किसी भी देश का यहाँ पे आप देखेंगे, अगर कोई कानून अच्छा है उनको हम यहाँ पे अपने जो है अच्छी नीतियाँ उनमें नहीं बना पाएंगे, जिस वजह से मानव जो हित है वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है वो भी यहाँ पे आपको फिर देखने को मिलेगा। आलोचनात्मक विषय देखेंगे तो पहचान की समस्या रहेगी कि किस राज्य की जो चुनौतियाँ हैं उनमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जो विदेश नीति यहाँ पे सार्वभौमिक थी, जैसे लोकतंत्र है, मानवाधिकार है, इनको चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जो है ये काफ़ी मुश्किल रहेगा, और आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में जो है काफ़ी तनाव देखने को मिलेगा। और छठा पॉइंट है कि राजनीतिक क्षेत्र एक स्वायत्त क्षेत्र है। जो मॉर्गेंथ्यू थे इनका ये तर्क था कि राजनीति का अपना एक स्वायत्त क्षेत्र होता है, इसका एक अपना एरिया होता है जो कि अर्थशास्त्र और नैतिकता का कानून से बिल्कुल ही अलग होता है। जिस प्रकार एक अर्थशास्त्री आर्थिक हितों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक उसी प्रकार एक राजनीतिक होते हैं, इनको शक्ति के संदर्भ में राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। आलोचनात्मक देखेंगे तो इसमें आपका अत्यधिक अलगाव हो जाएगा, क्योंकि राजनीति और यहाँ पे जो राष्ट्रहित रहेगा उसमें काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जटिलता को कम करना हो जाएगी। दृष्टिकोण जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को अत्यधिक सरल बना देगा, जो कि विभिन्न गैर राज्य अभिकर्ताएँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय निर्भरताएँ हैं, इनकी भूमिका को अनदेखा कर देगा। पूरा इसका जो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, इसका पूरा समग्र आलोचनात्मक और इसका महत्व देखेंगे
तो मॉर्गन्थियू जो थे, इनके शास्त्रीय यथार्थवाद की कई आलोचनाएं हुई हैं, जिनमें कुछ शामिल है जिसमें राज्य केंद्रित है, राज्य अपने महत्व को, राज्य केवल अपने जो नीतियां हैं, राजनीति, उनको यहाँ पे प्राथमिकता देगा, और जबकि जो गैर राज्य होंगे जैसे बहुराष्ट्रीय निगम है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनकी जो भूमिका है इसको कम कर देगा, इनको अनदेखा कर देगा। इसके अलावा संरचना की जो उपेक्षाएँ रहेंगी, इनका जो है महत्व नहीं दिया जाएगा। जितने भी यहाँ पे संरचनाएँ की होंगी, जैसे यहाँ पे आपका केनेथ वोल्थ हैं, जिन्होंने शास्त्रीय यथार्थवाद की इस बात पर आलोचना की थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है संरचनात्मक विशेषताओं की उपेक्षा करेगा, केवल मानव स्वभाव पर ही ध्यान देगा। तो मानव की प्रवृत्ति है वो अपने स्वभाव को यहाँ पे, अपने महत्व को ज़्यादा महत्व देता है, इस वजह से यहाँ पे जो संरचनाएँ होंगी उनकी यहाँ पे उपेक्षा रहेगी। सहयोग की कमी रहेगी और अनुभवजन्य परीक्षण की कठिनाई रहेगी, और ये यहाँ पे आलोचनात्मक कथन हो जाएगा। जो 5th क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए नव उदारवादी दृष्टिकोण में जटिल परस्पर निर्भरता के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जो नव उदारवादी दृष्टिकोण है, इसमें जो आपका सिद्धांत है जटिल परस्पर निर्भरता, इससे क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में क्या अध्ययन पता चलता है, उसकी यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव उदारवादी दृष्टिकोण, इसका मतलब क्या है। जो यहाँ पे न्योलिबरल, जो कि न्योलिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, उदारवादी विचारधारा जो है, इसका एक महत्वपूर्ण विकास है, जो कि ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो अराजकता है, इसकी जो प्रवृत्ति है, ये इसकी प्रवृत्ति के बावजूद होने के बावजूद भी जो है राज्य के बीच सहयोग जो है संभव है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी राज्य हैं, अगर वो हर राज्य अपने हितों को यहाँ पे अधिक महत्व देगा, तो उसके बावजूद, हितों के बावजूद होने के बाद भी इस दृष्टिकोण के जरिए उनमें कहीं ना कहीं सहयोग की भावना भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। जो शास्त्रीय उदारवाद है, ये आगे बढ़ते हुए कहता है कि नव उदारवाद जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और व्यवस्थाओं की भूमिका पर विशेष जो है जोर देता है, और राज्य को सहयोग करने के लिए भी आगे परस्पर लाभान्वित करता है। इसकी नव उदारवादी जो विचारधारा है, अब यहाँ पे नव उदारवादी जो है इसके बारे में है कि जटिल परस्परता निर्भरता, जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस सिद्धांत है, जिसे यहाँ पे रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ रॉय, इन्होंने जो है सेमिनल पुस्तक जो कि पावर एंड इंटरडिपेंडेंस में प्रतिपादित किया है कि एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस यथार्थवाद के राज्य केंद्रित और जो सैन्य प्रमुख उन्मुख दृष्टिकोण है, इनको यहाँ पे चुनौती देखने को मिलती है। सैन्य और राज्यों में जो परस्परता है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जटिल परस्परता जो निर्भरता है, इसका जो प्रमुख सिद्धांत है, उसके तत्व क्या हैं, उसके बारे में बताया गया है कि जो सिद्धांत एक बहु चैनल संपर्क है, मल्टीपल चैनल्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिसमें स्पष्टीकरण है। ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, ये केवल मुख्य रूप से राज्य के बीच सरकारी से सरकारी नहीं है, बल्कि उन सभी माध्यमों को यहाँ पे जो है निर्भरता रहती है, जिसमें आपका संकीर्ण दृष्टिकोण है, चाहे वो सैन्य से लेकर हो, राज्य हो, व्यक्ति हो, उन सभी चीज़ों के बीच में स्पष्टीकरण देखने को मिलता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरस्टेट रिलेशन है, इसमें राज्यों के बीच जितने भी सामान्य सरकारी संपर्क है, चाहे वो कूटनीतिक मिशन हो, सरकारी बैठकें हों, इनमें भी यहाँ पे संबंध देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे ट्रांस गवर्नमेंटल रिलेशंस हैं, पार सरकारी संबंध है, इनमें भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो विभिन्न देश हैं, इनमें सरकारी विभाग, एजेंसियाँ होती हैं, इनके बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं। इनमें कहीं ना कहीं एक तरह से जो मंत्रालय हैं, पर्यावरण एजेंसीज, उनके बीच में सीधी और यहाँ पर परस्पर निर्भरता भी देखने को मिलेगी। पार राष्ट्रीय संबंधता, ट्रांसनेशनल रिलेशंस, जितने भी गैर सरकारी अभिकर्ता हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसके अलावा MNCs हैं, NGOs हैं, इनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे में परस्परता, जटिल जो निर्भरता है वो भी देखने को मिलेगी। और दूसरा जो पॉइंट है कि मुद्दों के पदानुक्रम का अभाव रहेगा, एब्सेंस ऑफ हायरार्की ऑफ इश्यूज़ रहेगा, जिसमें स्पष्टीकरण के बारे में बताया है। यथार्थवाद का मानना है, ये मानता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसमें सुरक्षा और सैन्य शक्ति के मुद्दे हमेशा जो है सर्वोच्च प्राथमिकता पर होते हैं। जटिल परस्पर निर्भरता इस विचार को जो है खारिज करता है। इसके अलावा इनमें कोई भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमेशा एक दूसरे पर हावी नहीं होंगे, और जिनमें कोई भी एक आधार जो कि विशेष मुद्दा जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं बन सकता। जैसे यहाँ पे आप मुद्दे देखेंगे, आर्थिक है, पर्यावरणीय है, मानवाधिकार है, कुछ ऐसे स्वास्थ्य मुद्दे होते हैं जो कि एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर करते हैं। महत्व क्या है इसका? महत्व यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसकी जटिलता जो है काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि पारंपरिक जितने भी सुरक्षा एजेंडाज होते हैं, इनमें एकमात्र ड्राइविंग बल नहीं होता, और राज्य को जितने भी मूल मुद्दे होते हैं इनमें सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे, तीसरा जो
पॉइंट रहेगा कि सैन्य बल का जो है कम उपयोग होगा। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में या किसी भी देश में सैन्य जो बल है इसका किस तरह से हम कम उपयोग करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हम देखेंगे, अगर किसी भी देश की जो यहाँ पे संबंध है काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ पे आपको जो सैन्यवाद है, जो सैन्य बल होता है उसका जो उपयोग होता है ये काफ़ी कम होता है। जभी भी यहाँ पे सामाजिक या सांस्कृतिक जितने भी आर्थिक जितने भी राज्यों की जो संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनमें यहाँ पे जो वस्तुएं होती हैं, उनका व्यापार हो गया, निवेश हो गया, इनमें काफ़ी अच्छे जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं। और इसका महत्व क्या है ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पे जितने भी कूटनीतिक होंगी, राजनीतिक पार्टियाँ होंगी, गैर सरकारी उपकरण होंगे, इनमें आराम से आर्थिक और जो प्रतिबंध है उनमें यहाँ पे आराम से भरोसा रहेगा और उनका यूज़ भी कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे भेद्यता और संवेदनशीलता है, और भेद्यता यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे तो परस्पर निर्भरता का अर्थ ही है कि एक देश में होने वाली जितनी भी घटनाएं दूसरे देश को प्रभावित करती हैं। कोहेन और नोए के इस प्रभाव को दो आयाम बताएं, संवेदनशीलता और भेद्यता। संवेदनशीलता में ये दर्शाया जाता है कि एक देश की जितनी भी नीतियाँ घटनाएँ होती हैं दूसरे देश को कितनी जल्दी और कितनी गहराई से प्रभाव डालती हैं, चाहे वो किसी भी देश की नीति परिवर्तन को लेकर हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तेल की कीमतों में अगर वृद्धि कर दी जाए तो जितने भी तेल की आयात करने वाले देश होंगे तुरंत प्रभावित हो जाएंगे, भले ही उन्हें अपने ऊर्जा जो है नीति में बदलाव ना किया हो। इसी तरह से यहाँ पे आप भेद्यता में देखेंगे कि ये इस बात को दर्शाता है कि जितने भी बाहरी घटनाएं होती हैं उसके होने के कारण नुकसान से बचने के लिए किसी भी देश जो है कितने वैकल्पिक विकल्प जो है उपलब्ध उसके पास। और भेद्यता तब तक अधिक होती है जब किसी देश के पास बाहरी झटके को अवशोषित करने या उसमें बचने के लिए कम विकल्प हो। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई देश पूरी तरह से एक ही स्रोत से तेल आयात करता है, कोई एक ही देश से अगर उनसे तेल आयात करवाता है, तो वो जो स्रोत है नीतिगत परिवर्तनों को अधिक भेद होता है। इसका महत्व क्या है कि इसमें राज्यों के बीच में जो एक एहसास कराया जाता है कि एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं, और इनसे उनके बीच में जितने की संवेदनशीलता और भेद है इनकी यहाँ पे जागरूकता में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय शासन है और संस्थान है, और इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिजिम एंड इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर यहाँ पे किसी भी देश की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे विश्व में विश्व व्यापार WTO है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, और अंतर्राष्ट्रीय शासन में यहाँ पे जितने भी नियम हैं, इसके मानदंड हैं, उनको यहाँ पे समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा ये जो संस्थान होंगे इनकी जानकारी लेने देने में और लेन देन की जितनी भी लागत होगी इनको कम करते हैं, और जितनी भी धोखाधड़ी होती है इनकी संभावनाएं कम होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में ये है। महत्व क्या रहेगा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं निष्कर्ष में। इस क्वेश्चन के जो पूरे आंसर होंगे वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवाद दृष्टिकोण की सुरक्षा की धारणा को हम कैसे पुनः परिभाषित कर सकते हैं, पुनः परिभाषित किया है ये यहाँ पे आपको बताना है। आपके एग्जामिनेशन में नारीवाद के दृष्टिकोण से लेकर हर एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो नारीवाद के फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है इसको अच्छी तरह से करके जाना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो नारीवाद दृष्टिकोण है ये सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है इसको मौलिक रूप से चुनौती देती है, जड़ से जो है ये यहाँ पे चुनौती देती है, जिसे पुनः परिभाषित किया गया है कि पारंपरिक रूप से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हैं वो मुख्य रूप से राज्यों के संदर्भ में देखा जाता है, और जिसमें राज्य की जितनी भी क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, बाहरी सैन्य हैं, वो खतरे से उनकी रक्षा पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, और सैन्य शक्ति संतुलन या युद्ध के जितने भी रोकथाम है उनके दृष्टिकोण को यहाँ पे केंद्रीय बिंदु पर केंद्रित करता है। और नारीवादी दृष्टिकोण में यहाँ पे आप देखेंगे विद्वानों ने संकीर्ण एवं पुरुष प्रधान दृष्टिकोण की आलोचना में ये कहा है कि सुरक्षा जो कि एक व्यापक और अधिक समावेशी जो कि मानव केंद्रित परिभाषा प्रस्तुत करता है, उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि सुरक्षा जो कि पारंपरिक धारणा जैसे लिंग और अंधी, जिसमें आपका जेंडर ब्लाइंड है, अगर कैसे महिलाएं बच्चों को अन्य आश्रय के समूह की वास्तविक सुरक्षा को अनदेखा करती हैं। जहाँ कहीं पर भी पुरुष प्रधान दृष्टिकोण रहेगा वहाँ पे नारीवादी दृष्टिकोण को जो है कम महत्व दिया जाता है। यहाँ कुछ मुख्य तरीके दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे राज्य से व्यक्ति तक सुरक्षा का विस्तार, जो कि यहाँ पे किसी राज्य से जो राज्य की ड्यूटीज़ होती हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को प्रोवाइड करे, सुरक्षा जो सिक्योरिटीज़ उनको प्रोवाइड करे, तो इनका जो प्राथमिक जो है यह विषय रहता है राज्य का। और राज्यों को सुरक्षित रखने का भी जो अर्थ है उनकी सीमाएं, उनकी संप्रभुता, उनकी जितने राजनीतिक व्यवस्था है उनकी भी यहाँ पे रक्षा की जाए। अब नारीवादी जो पुनः परिभाषा वो क्या है कि नारीवादी जो विद्वान ये तर्क देते हैं कि सुरक्षा का जो प्राथमिक विषय है वो व्यक्ति होना चाहिए, ना कि राज्य।
अगर यहाँ पे हम व्यक्ति की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देंगे तो राज्य की जो सुरक्षा रहेगी वो अपने आप यहाँ पे जो है मजबूत होगी। ये यहाँ पे नारीवादी परिभाषा जो है ये कहती है। जबकि जो यहाँ पे राज्य में जितने भी यहाँ पे आक्रमणकारी या जो बाहरी सुरक्षा है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे गरीबी है, भुखमरी है, पर्यावरण गिरावट है, इन सभी को में जो है सुरक्षा खतरे कम हो जाएंगे। खतरों से स्रोतों का विस्तार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि पारंपरिक दृष्टिकोण ये कहता है कि खतरों को मुख्य रूप से बाहरी सैन्य आक्रामकता के रूप में देखा जाता है। जो भी यहाँ पे खतरे होंगे, अगर कोई बाहर से हमला कर रहा है तो कहीं ना कहीं सैन्य आक्रामकता के रूप में ही हमला करेगा। इसके अलावा जो नारीवादी दृष्टिकोण ये तर्क कहते हैं कि खतरे केवल राज्यों से ही नहीं आते, बल्कि समाज की जितनी भी संरचनाएं हैं, नीतियां हैं, व्यवहार हैं, जितने भी प्रथाएं हैं, जिसमें घरेलू हिंसा होती है, यौन हिंसा होती है, मानव तस्करी होती है, इनसे भी और मानव तस्करी है, इसके अलावा विस्थापन है, तो कुछ ऐसे असुरक्षाएँ होती हैं जो कि ये मानव नारी दृष्टिकोण जो है इनके ऊपर प्रकाश डालती हैं और ये दिखाते हैं कि जो शांत समय में भी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, विभिन्न प्रकार की हिंसा और सुरक्षा का सामना करती हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सार्वजनिक निजी विभाजन को चुनौती देना। अगर यहाँ पे हम जो पारंपरिक दृष्टिकोण देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनमें संबंधित माना जाता है, उनसे संबंधित माना जाता है। जितने भी घरेलू या व्यक्तिगत जीवन होते हैं वो यहाँ पे निजी माने जाते हैं। वहीं नारीवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि जितने भी यहाँ पे व्यक्ति जो है व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। अगर यहाँ पे हम व्यक्ति को ध्यान से देखा थे तो उनकी जो राजनीति होती है किसी भी पार्टी की, किसी भी जो दार्शनिक होते हैं उनकी जितनी भी राजनीति होती है वो व्यक्तियों पर ही आकर टिकती है कि सारी चीज़ें जो है किसी एक व्यक्ति के ऊपर होकर, चाहे वो हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफ़ी गहरा असर डालती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो युद्ध क्षेत्रों में जैसे यौन हिंसा का इस्तेमाल होना और युद्ध की जितनी भी रणनीतियाँ होती हैं प्रयोग किया जाता है और निजी और सार्वजनिक हिंसा दोनों को यहाँ पे गंभीर चुनौतियाँ मिलती हैं। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे सैन्यकरण और मर्दांगनी की आलोचना यहाँ पे की गई है। सुरक्षा को जो है अक्सर सैन्य शक्ति या सशस्त्र बलों और हथियारों के अधिग्रहण से जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पे नारीवादी दृष्टिकोण कहता है कि इस नारीवादी विद्वान में ये इस बात की आलोचना करते हैं कि सुरक्षा का ये सन्निकृत और मर्दवादी दृष्टिकोण जैसे पितृत्वात्मक सत्ता है को मजबूत करते हैं। वे तर्क देते हैं कि युद्ध और सैन्यकरण केवल कुछ लोगों के हितों की सेवा करते हैं, जबकि अन्य विशेषकर जितनी महिलाएं बच्चे हैं उनको इनका भयानक परिणाम देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि लैंगिक हिंसा को सुरक्षा मुद्दे के रूप में पहचानना। और आपका 6 पॉइंट क्या है, अंतर्विरोधी दृष्टिकोण है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स जो है इनमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और बाकी पूरा PDF जो है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसका पूरा PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इस क्वेश्चन के जो आंसर है उनको यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही, और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके यहाँ पे आपको PDFs प्रोवाइड किए जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।